अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष और प्रसिद्ध गीतकार लेखक श्री प्रसून जोशी जी, लोकप्रिय सांसद श्रीमती मालाराज लक्ष्मी शाह जी, पद्मा पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, देवभूमि उत्तराखंड में आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता हो रही है। ये अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता एक गर्व का क्षण भी है कि आज इस महोत्सव में अपने अपने कार्यक्षेत्र में पारंगत विशिष्ट जन, जिसमें से कुछ भारत से हैं तो कुछ विदेशों से भी हैं, मैं आप सभी का अपनी ओर से भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि इस त्रिदिवसीय महोत्सव में साहित्य, संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले भारत के प्रतिष्ठित लेखकों, साहित्यकारों, कलाकारों और वैज्ञानिकों के साथ साथ लगभग 40 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी सम्मिलित होकर अपने विचारों तथा रचनात्मकता का आदान प्रदान करेंगे। इस महोत्सव के आयोजन के लिए मैं आयोजकों को, विशेष करके निशंक जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। देवियों और सज्जनों, आज हम सब लेखक गांव में एकत्रित हुए। जब मैंने लेखक गांव के बारे में पहली बार सुना तो मैंने जिज्ञासा बस निशंक जी से ही पूछा कि ये लेखक गांव की अवधारणा कहाँ से आई। जो मुझे बातचीत के दौरान निशंक जी ने बताया कि वर्ष 2007 में उनकी एक पुस्तक के विमोचन के समय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में अब लेखकों, साहित्यकारों और रचना कर्मियों की उपेक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की थी। शायद मुझे भी लगता है कि और कोई प्रधानमंत्री या अन्य राजनेता होता तो लेखकों और साहित्यकारों की पीड़ा को गंभीरता से न लेता। लेकिन हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत है कि जाके पाँव न फटे बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। अर्थात वाजपेयी जी स्वयं एक कवि हृदय थे, लेखक थे, रचनाकार थे और उनके मन की पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ कि जो सही मायने में कहा जाता है कि जिसके पाँव में विवाही फटती नहीं है वो दूसरे की पीड़ा को क्या समझेगा। परंतु वाजपेयी जी रचना कर्मियों द्वारा झेली जा रही समस्याओं से भली भांति परिचित थे। एक लंबी सांस भरते हुए अटल जी ने निशंक जी को कहा कि देश में लेखकों और साहित्यकारों की पीड़ा को क्या कोई भविष्य में समझेगा? क्या कोई इस दिशा में कुछ करने की ठानेगा? आज मुझे प्रसन्नता है कि जो माननीय अटल जी ने चिंता व्यक्त की थी
उसको एक सार्थक रूप देने के लिए निशंक जी आगे आए। और ये बात निशंक जी के मन में बैठ गई। शायद ये वाजपेयी जी के प्रति उनका लगाव ही था कि उन्होंने इस दिशा में कुछ न कुछ करने का संकल्प लिया, और उनके इसी संकल्प की अभिव्यंजना इस लेखक गांव के रूप में आज हम सबके समक्ष है। इस कार्य के लिए मैं निशंक जी की सोच, सामर्थ्य और पराक्रम को नमन करता हूं। उन्होंने न केवल अटल जी द्वारा व्यक्त की गई चिंता के समाधान को साकार रूप देने का कार्य किया, बल्कि लेखकों, कवियों, साहित्यकारों और अन्य रचनाकर्मियों द्वारा महसूस की जा रही व्यवहारिक कठिनाइयों का निवारण करने की तरफ भी एक इनोवेटिव पहल की है। जहाँ तक मुझे लगता है कि लेखक गांव की कल्पना अपने प्रकार की प्रथम परिकल्पना है। इस कार्य के लिए मैं पोखरियाल जी की जितनी भी प्रशंसा करूं वो सचमुच में कम है। मैंने देश में कोने कोने में भ्रमण करने का सुअवसर मिला, साहित्यकारों की सभाओं में गया, लेकिन ये कल्पना और इस कल्पना को साकार रूप देने का जो काम किया है वो आदरणीय निशंक जी ने किया है। और मुझे लगता है कि ये बहुत गौरव की बात है इस देवभूमि और उत्तराखंड के लिए। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि ये शायद लेखक गांव की कल्पना, उत्तराखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर आपको लेखक गांव की सार्थकता नजर आएगी। देश का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें कि लेखक गांव के नाम से कोई परिकल्पना साकार हुई। इसलिए मैं आप सबको, उत्तराखंड निवासियों को भी इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा, सरकार के द्वारा जो सहयोग, और सचमुच में एक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन, भविष्य का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की इसमें क्षमता है। और यदि हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि शायद एक दिन आएगा जबकि लोग तलाश करेंगे कि वे वो देहरादून के पास कौन सा ऐसा गांव है, लेखक गांव जिसे कहा जाता है, हम वहां भ्रमण जरूर करना चाहेंगे। देवियों और सज्जनों, कहा भी जाता है कि भारतीय संस्कृति व मानव सभ्यता के आधार स्तंभ हमारे प्रमुख ग्रंथ वेद, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत, रामचरितमानस, ये सभी लेखन कला के जीते जागते प्रमाण ही तो हैं। और तो और भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार स्तंभ भारत का संविधान भी तो लेखन कला का परिणाम है। साहित्य का अपार भंडार हमें तमाम पुस्तकालयों व शिक्षा केंद्रों पर उपलब्ध होता है। विभिन्न विषयों व भाषाओं में उपलब्ध साहित्य जो उपलब्ध करने का श्रेय आप सभी लेखकों व साहित्यकारों को ही जाता है। देवियों और सज्जनों, शब्दों में असीमित शक्ति होती है। लेखकों, बुद्धिजीवियों और साधकों ने सदियों से विचारों की शक्ति के बारे में जाना है। लिखित शब्द ने विश्व की घटनाओं को रिकॉर्ड करने, परंपराओं को पारित करने और जटिल तर्क विकसित करने में सहायता की। मैं अपने अनुभव से भी बता सकता हूँ कि लेखन में एक अद्भुत क्षमता होती है। लिखने, पढ़ने और पढ़ाने मात्र से आप किसी के जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। एक लेखक के रूप में जब आप लिखते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपके पास कितनी असीम शक्ति है। आप लेखन के माध्यम से लोगों के मन को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल हताश, निराश लोगों में आप लेखन के माध्यम से नई ऊर्जा, नई उमंग का संचार करते हैं। देवियों और सज्जनों, हम सभी ने
कभी न कभी अपने विचारों या भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने में संघर्ष किया है। ऐसा होता भी है कि हम जो कुछ जानते हैं, महसूस करते हैं, पर उसे स्पष्टता से सदैव व्यक्त नहीं कर पाते। अस्पष्ट विचारों के कारण दूसरों के साथ और यहाँ तक कि स्वयं के साथ भी पर्याप्त संवाद नहीं हो पाता। मैंने देखा है कि लेखन उन विचारों को भी स्पष्टता प्रदान करता है जो अक्सर हमारी सोच को भ्रमित और अस्पष्ट करते हैं। लेखन कार्य अपने स्वयं के विचारों को सुव्यवस्थित और संरचित करने की प्रक्रिया है, जिससे आपको तार्किक कनेक्शन की पहचान करने, विरोधाभासों को खत्म करने और अपने विचारों को सुनियोजित और सुसंगत रूप से व्यक्त करने में मदद मिलती है। लेखन की प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने विचारों को परिष्कृत और स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उन्हें समझना और समझाना तथा प्रभावी ढंग से संवाद करना आसान हो जाता। अत्यधिक बौद्धिक लोग अपने विचारों को भाषणों में देने के बजाय लिखने में अधिक सक्षमता से अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन ये एक सशक्त माध्यम है जो आप महसूस करते हैं, जो आप दूसरों को बताना चाहते हैं, उसे पूरी गंभीरता से व्यक्त करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तियों को भी लेखन के माध्यम से सशक्त रूप से अपने विचार रखने का अवसर मिलता है। देवियों और सज्जनों, लेखन आपको आत्मविश्वास भी देता है। मुझे निशंक जी ने बताया कि कोविड की महामारी के बीच भी, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए जब वो आईसीयू में भर्ती थे, तब भी उन्होंने अपनी लेखन प्रक्रिया को जारी रखा और लेखन की शक्ति ने ही निशंक जी के अंदर को आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने दिया। और मैं तो निशंक जी कहूँगा कि ये लेखन ही जो है वो ईश्वर के रूप में आपको प्राप्त हुई, जो आईसीयू से भी बाहर निकाल करके और उस कोरोना काल का भयानक दौर से आप बाहर निकल करके आए। देवियों और सज्जनों, मैं वैसे ही आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। मेरे व्यक्तिगत भी बहुत पुराने संबंध निशंक जी से, लेकिन पिछले कई वर्षों मैंने देखा ये जब भी मुझे मिलते हैं दिल्ली आकर के, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या उसके बाहर जब मैं आ गया हूँ, तो जब भी आते हैं तो एक अपनी नई लिखी हुई एक पुस्तक जो है वो जरूर मुझे भेंट करने आते हैं। अब ये मैं सोचता हूँ कि आपको इतना समय कहाँ मिल जाता, तो मुझे बताया गया कि ये अपना जो ड्राफ्ट होता है ना, जो हम लोग लेके चलते हैं, डायरी और नोटबुक वगैरह, वो अपने हमेशा बैग में रखते हैं। जहाँ एक इनका चैप्टर छूटा, जहाँ कुछ समय मिलता है, उसको अगला चैप्टर जो है वहीं बैठ करके शुरू कर देते हैं। और ये इनकी जो प्रवृत्ति है, ये लेखक की, मैं इसके लिए साधुवाद न केवल इनको देता हूँ बल्कि इनके पूज्य माता पिता को भी देता हूँ कि जिनके परिवार में एक ऐसा होनहार बालक, लेखक, सतत लेखक, यदि इनको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज भी मुझे बताया गया कि लगभग 100 से ज़्यादा पुस्तकें, इतनी सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए भी राजनैतिक, पारिवारिक और सामाजिक मुख्यमंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, और इसके बावजूद भी ये जब राष्ट्रपति भवन में मुझसे मिलने आते थे ऑफिशियल काम से, तो अपने पुस्तकों के बारे में जरूर चर्चा करते थे। तो मैं कहता था कि निशंक जी, आप जिस ऑफिशियल काम के लिए आए हैं उसकी चर्चा ज़्यादा करिए, पुस्तकों की कम करिए। तो ये हमेशा कहते थे कि पुस्तक लिखना, लेखन कार्य जो है वो मेरा एक जीवन का हिस्सा बन गया है। देवियों और सज्जनों, लेखन सचमुच में एक अभिव्यक्ति है जो हमें दूसरों से जोड़ने में मदद करती है। लेखन हमारे दिल को हमारे दिमाग से जोड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कलम, कहा भी जाता है कि कलम की ताकत जो है वो तलवार से भी अधिक होती है। लेखन समाज में परिवर्तन ला सकता है। मीडिया के लोग अधिक समझते हैं इसको,
ये दिल और दिमाग को एक साथ जोड़कर एक ऐसा वातावरण सृजित करता है जो क्रांति लाता है। हाल के वर्षों में मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिससे मिलता हूँ, यहाँ तक कि अपने स्टाफ को भी कभी कभी सलाह देता हूँ कि उन्हें कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। न केवल लिखना चाहिए बल्कि उन्हें अपने लेखन को अधिक से अधिक लोगों के साथ खुले तौर पर साझा करने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रकाशित भी यदि करना पड़े तो करना चाहिए। और यही सलाह आज मैं ऑडियंस में बैठे हुए सभी महानुभावों को भी देता हूँ। आप लोग लेखक हैं, लेकिन मैं इसके अतिरिक्त आज जिस लेखक गांव में आप आए हैं, 3 दिनों तक आपका प्रवास है, कृपया कुछ ना कुछ एक नोट बना करके 2 पेज, 4 पेज, 6 पेज, 10 पेज जो लेखन गांव की संकल्पना है या इसके बारे में यहाँ बैठ करके जो आप दे सकते हैं देश के भावी विकास के लिए, कुछ जो भी आपके मन में आता है वो लिख करके जो है वो जरूर इस यहाँ छोड़ करके जाइए। देवी और सज्जनों, लेखन हमें अपने आप से जुड़ने में भी मदद करता है, कुछ ऐसा जो हम अक्सर नहीं करते। यहीं से आत्म खोज शुरू होती है, जिसका उल्लेख संक्षेप में प्रसून जोशी जी ने किया था। अगर आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए मुश्किल नहीं है। चाहे आप कविता लिखें, उपन्यास लिखें, नाटक हो, निबंध हो, हर प्रकार का लेखन एक सृजन है, सृजन की कला है। हम शून्य से भी कुछ बनाना सीखते हैं, ये उद्यमशीलता की शुरुआत है। देवी और सज्जनों, लेखन आपको अपने विचारों और अनुभवों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए पढ़ने और समझने के लिए सुरक्षित रखने का माध्यम देता है। अपने विचारों को लिखित रूप में दर्ज करके आप एक स्थायी रिकॉर्ड बनाते हैं, जिससे आपके विचार काल चक्र के अधीन न रहकर अमर हो जाते हैं। आप आने वाली पीढ़ियों के बीच भी अपने दृष्टिकोण, ज्ञान और अंतर्दृष्टि को साझा करके उनके साथ संचार स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान युग में हम सब लोग जानते हैं कि लेखन की परिभाषा बदल गई है। आजकल लेखन और साहित्य रचना केवल पेन और पेपर के सहारे नहीं, जो बहुत पहले से एक परंपरा चली आ रही है, आज उसमें परिभाषा में परिवर्तन होकर के, बल्कि आज जो लेखन की प्रक्रिया है वो कंप्यूटर या लैपटॉप पर वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी हो रही है। देवियों और सज्जनों, लेखन सृजन के कार्यों में एकाग्रता और एकांत का बहुत महत्व है। यही कारण है कि सृजनशील व्यक्तियों ने हिमालय एकांत की उत्कंठा सदा से रही। मुझे बताया गया है कि इसी अभिलाषा की पूर्ति के लिए स्पर्श हिमालय फाउंडेशन ने हिमालय के नैसर्गिक सौंदर्य के माध्यम से इसके बीच इस विशिष्ट लेखक गांव की स्थापना का संकल्प लिया। हिमालय की गोद में बसा ये लेखक गांव अपने निवासियों को हिमालय की अलौकिकता को आत्मसात करने, हिमालय की संस्कृति, सभ्यता एवं परंपराओं को जानने, समझने, हिमालय के महत्व को विश्व में प्रतिस्थापित प्रसारित करने तथा ज्ञान विज्ञान व शोध की दिशा में नवाचारी प्रयोगों को बढ़ावा देने की दिशा में भी प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि इस संस्थान में लेखकों और साहित्यकारों हेतु अतिथि गृह, एकांत लेखन हेतु लेखक कुटीरों, विचार विमर्श हेतु संगोष्ठी सभागार, अध्ययन हेतु संग्रहालय पुस्तकालय के साथ ही आवासीय एवं आवागमन सुविधाओं की परिकल्पना भी की गई है। जो माहौल, जो वातावरण यहाँ उपलब्ध करवाया जा रहा है वो रचना कर्मियों को अवश्य ही खूब प्रोत्साहित करेगा। साथ ही साथ लेखक गांव आने वाली पीढ़ियों को भी लेखन, काव्य व साहित्य रचना के लिए प्रोत्साहित करेगा। मैं तो कहूँगा कि लेखक गांव के माध्यम से भविष्य के रचना कर्मियों के प्रोत्साहन हेतु एक नींव डाली गई है। निशंक जी और उनके सभी सहयोगियों ने इस परियोजना के द्वारा भविष्य के साहित्यकारों को एक
आधार देने का कार्य किया। मुझे विश्वास है कि देश विदेश से उत्कृष्ट लेखक, विचारक, शोधार्थी यहाँ उपलब्ध सुविधाओं का लाभ लेंगे और लेखक गांव अपनी गुणवत्ता व सेवा प्रदायकता में विश्व स्तर पर एक पहचान बनाएगा। देवी और सज्जनों, ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला महोत्सव सही मायने में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि इस महोत्सव का जो चतुर्थ और पंचम सत्र है वो विशेष रूप से लोक संस्कृति और भारतीय संस्कृति को समर्पित होगा, जिसमें हमें अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। इस महोत्सव के माध्यम से हम अपनी कला, संस्कृति और साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी की सक्रिय भागीदारी से ये महोत्सव वैज्ञानिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कला के प्रोत्साहन का एक बड़ा मंच बनकर उभरेगा। देश और विदेशों से पधारे तमाम बुद्धिजीवियों तथा रचना धर्मियों के वैचारिक मंथन के पश्चात जो अमृत निकलेगा, कहीं न कहीं वह प्रयास भारत को विश्व गुरु या विकसित भारत के रूप में पुनर्स्थापित करने की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज हम सब एक समृद्ध व अद्वितीय परंपरा के उद्गम के साक्षी बन रहे हैं। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला महोत्सव की सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।